नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एचपीपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इनमें से चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से रिलेटेड। याद रखिए कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा इकबाल सिंह लालपुरा इन्हें जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का जो चेयरमैन जो नियुक्त किया गया है, याद रखना है। तो याद रखें कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो एक्ट था वो 1992 में आया था और उसको मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो है वो लेकर आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो है वो लेकर आई थी, याद रखना है आपको। इससे पहले ये नेशनल कमीशन ऑफ फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 से पहले जो है ये आपका माइनॉरिटीज कमीशन के नाम से जाना जाता था। माइनॉरिटीज कमीशन के नाम से जो है जाना जाता था। और याद रखना है कि माइनॉरिटीज कमीशन जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आई थी, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो लेकर आई थी। 1978 में जो है रेजोल्यूशन जो है पास किया गया था। लेकिन जैसे जैसे आपका 1992 आया, वहाँ पे एक्ट बनाया गया, तो उसको जो है वो माइनॉरिटीज कमीशन को जो है चेंज कर दिया गया, उसको स्टैट्यूटरी जो बॉडी बना दिया गया और उसका जो है नाम जो है चेंज कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है रख दिया गया है, एनसीएम जो है उसका रख दिया गया है। अभी तक याद रखना है आपको कि यहाँ पर 6 कम्युनिटीज़ जो है 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो है डाली गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और आपके पारसीज और जैन्स। ठीक है, जे पारसीज को हम बोलते हैं जोरोएस्ट्रियंस। तो वो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू गैजेट ऑफ इंडिया जो है नोटिफाई किया गया था, इनको जो है यहाँ पे डाला हुआ है, याद रखना है। तो ये क्या करेगा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? ये मॉनिटर करेगा ताकि हम माइनॉरिटीज़ को जो बचा सकें, उसको जो है मॉनिटर करेगा। याद रखना है कि इसमें चेयरपर्सन होता है और वाइस चेयरपर्सन होता है और 5 मेंबर्स होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 7 पर्सन जो है देखने को मिलते हैं और ये नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो ईच मेंबर होता है आपका वो 3 साल के लिए जो हो जो है ऑफिस को होल्ड करके रहता है। तो माइनॉरिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल आते हैं आपके 15, 16, 25, 26, 28, 29, 30, ये सब माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं आपके, याद रखना है। तो नेशनल कमीशन जो फॉर माइनॉरिटीज आपका 1992 में जो इनेक्ट किया गया था एक्ट, और इसका जो नाम है पहले था, क्या था वो? माइनॉरिटीज कमीशन था। तो बोथ बी एंड सी जो यहाँ पे करेक्ट है स्टेटमेंट। ए जो स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वो होम अफेयर्स के तहत नहीं जो है वो सेटअप किया गया था। वो किसके तहत सेटअप किया गया था? वो वेलफेयर के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के तहत जो है वो सेटअप किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बोथ बी एंड सी स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड। तो याद रखो कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, एनडीएमए जो है आपका, वो एक तरह से अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये वाली बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो ए स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि वो अपेक्स बॉडी नहीं है, अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, याद रखना है। तो जो आपका नेशनल जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ये आई हुई है, ये आपको याद रखना है। ये बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। और जो एनडीए में जो हेड करता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बोथ बी एंड सी आर स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो एक अपेक्स बॉडी है, अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, और उसको संविधान के जो 2005 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके तहत लाया गया है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उसका हेड रहता है। तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है वो 5 बजे शाम को मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, जीके ट्रिक ऐप को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाला है वहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, एंड देन आपको वहाँ पे नंबर से एनरोल करना है। देन आपको जो है वो वहाँ पे बैच का सेक्शन देखना है। बैच के सेक्शन में आपको जो है प्लस आइकन देखने को मिलेगा, नीचे प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा। देन आपको जो है कोड पूछेगा, तो जीके ट्रिक जो है स्मॉल में आपने कोड डाल देना है, तो आप जो है एनरोल कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, शाम को 5 बजे मैं लाइव सेशन लेता हूँ, बिल्कुल आपको जो है जुड़ना है, आपको मज़ा आएगा काफ़ी। और यहाँ पर देखिए आपको एच पी एस एस सी एच पी एस सी के जीके क्लासेस भी और विद नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, शुभम जीके ट्रिक। आप चल टेलीग्राम पे जाओ,
सर्च कर सकते हैं, नहीं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज के वीडियो की पीडीएफ और जो भी नोटिफिकेशंस होती है वो वहाँ पे मैं पहले जो है वो डाल देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट? इनमें से कौन सा जो स्टेट है आपका पहला स्टेट बना हुआ है जिन्होंने मॉडल टेनेंसी एक्ट जो लागू किया है? याद रखिए, मॉडल टेनेंसी एक्ट जो लागू करने वाला पहला स्टेट है वो है आपका असम। कौन सा है? असम है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब जैसे होता है यहाँ पर, ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट था वो सरकार जो है वो लेकर आई थी आपका, यूनियन जो कैबिनेट जो लेकर आई थी आपका, अभी हाल ही में अप्रूव किया गया है 2021 में, याद रखना है आपको। और इसके तहत ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार जो इजीली किसी की भी जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो छीन नहीं पाएगी, याद रखना है। ठीक है, तो मॉडल टेनेंसी एक्ट को हम जाओ MTA भी बोलते हैं, 2021 में जाओ इसको यूनियन कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है। ठीक है, और असम सरकार ने जो पहला स्टेट बना है जिन्होंने इस मॉडल को जो अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब तमिलनाडु इसलिए जो है वो यहाँ पे न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने एक एक्ट जो राइट टू सिट है, राइट टू सिट जो एक्ट है आपका वो अप्रूव किया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मतलब इम्प्लॉयज़ होते हैं या किसी भी फील्ड में जो इम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे टेक्सटाइल फील्ड हो या ज्वेलरी शोरूम्स हो, ठीक है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सिटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है राइट टू सिट एक्ट जो है लेकर आए हैं ये तमिलनाडु सरकार वाले, ये आपको याद रखना है। इससे पहले जो है वो केरला ने जो है ये राइट टू एक्ट जो है राइट टू सिट एक्ट जो लेकर आया था केरला के शॉप्स के लिए 2018 में। ठीक है, टेक्सटाइल शोरूम्स के लिए। ठीक है, याद रखना है। अब तमिलनाडु और केरला मैंने इसलिए भी जो है वो डाले हुए हैं क्योंकि अभी एक आपने जो है वो मुल्ला पेरियार जो डैम है जो कि पेरियार रिवर के ऊपर जो है बना हुआ है, उसके बीच में डिस्प्यूट देखने को मिला है केरला और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, और तमिलनाडु और कर्नाटका मैंने यहाँ पे इसलिए जो है वो ऐड किया हुआ है क्योंकि जो केरला तमिलनाडु और कर्नाटका है वहाँ पे अभी कावेरी जो है वो जल विवाद चला हुआ है, कावेरी जो है रिवर डिस्प्यूट जो है वो चला हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। ठीक है, मुल्ला पेरियार डैम जो है वो जल विवाद किस स्टेट में चला हुआ है? वो केरला और तमिलनाडु के बीच में चला हुआ है, और कावेरी जल विवाद आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि अडॉप्ट किया है किसने मॉडल टेनेंसी एक्ट को, पहला स्टेट बना है वो असम है। नेक्स्ट देखिए, द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लार्जेस्ट स्टेट रैंक फर्स्ट इन दिस इंडेक्स? जो यूनियन मिनिस्ट्री है आपकी, उन्होंने एक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर वाली, उन्होंने जो है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो जारी किया है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो जारी किया है। और उस स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन सा स्टेट टॉप पर है? लार्जर स्टेट्स में 3 स्टेट्स की कैटेगरी यहाँ पे, लार्जर स्टेट्स और स्मॉलर स्टेट्स और याद रखना है यूनियन टेरिटरीज की। तो याद रखना है लार्जर स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया है, गुजरात ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे है आपका केरला और थर्ड नंबर पे है आपका तमिलनाडु। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे मेघालय है और थर्ड नंबर पे है आपका मणिपुर है, याद रखना है। और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर ने जो है टॉप किया है। ठीक है, और याद रखना निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ने टॉप किया है, और याद रखना है न्यू दिल्ली ने टॉप किया। तो यूनियन टेरिटरीज में 3 है, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और न्यू दिल्ली, याद रखना है। तो ये जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसको कौन जारी करता है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इसको जारी करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, एक तरह से ये इंडेक्स जो है आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेंचमार्किंग मॉडल के ऊपर आधारित रहता है। ठीक है, और ये याद रखना है कि फर्स्ट जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था आपका वो 2018-19 में आया था। और ये याद रखना है कि ये जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स था वो 2021 का, वो थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स था 2021 का, याद रखना है। और याद रखो, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दिन जो है जारी किया जाता है
7 जून 2019 को जो है जारी किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये जो इंडेक्स होता है वो आपका कौन कौन जो है जारी करता है, वो आपको याद रखना है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो जारी करता है। और इसकी जो रिपोर्ट है वो डेवलप कौन करता है, वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI जो इसकी जो आपका रिपोर्ट जो जारी करता है, डेवलप करता है। कितने पैरामीटर्स के ऊपर जो है डेवलप होते हैं ये, 5 पैरामीटर्स के ऊपर जो डेवलप होते हैं। तो उसमें से कौन कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा है, कॉम्प्लाइंस है, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विलेंस है, और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, और कंज्यूमर एम्पावरमेंट है। ये आपके जो 5 पैरामीटर्स जो है इसमें डाले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट भारत नेट प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो भारत नेट प्रोजेक्ट से संबंधित है या फिर जो है वो सही है। याद रखिएगा कि जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वो आपका लॉन्च कब किया गया था, आपका 2011 में जो है लॉन्च किया गया था। तो 2015 में जो है लॉन्च नहीं किया गया था। ठीक है, तो वो किस नाम से जो लॉन्च किया गया था आपका उस समय 2011 में, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम पे जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, और 2015 में जो उसका नाम चेंज कर दिया गया था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का, किसका नाम रखा गया था, वो भारत नेट जो प्रोजेक्ट नाम रखा गया था उसका। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। दूसरा याद रखना है कि जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वो फ्लैगशिप मिशन है, वो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा। तो ये बी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब ये देखिए, जो आपका ये प्रोजेक्ट है उसका एम क्या है कि वो 2.5 लाख 2.5 लाख जो आपकी ग्राम पंचायत है वहां पर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करवाएगा, ना कि 22 लाख। तो ये जो है ए स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, बी जो आपकी सी स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वो 2011 में लाया गया था, और उसका नाम क्या पड़ा दो था क्या था उस समय, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था। और 2015 में उसका नाम जो है रिनेम कर दिया गया था भारत नेट के नाम से। 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करना है, और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिलीवरी करना, ई गवर्नेंस मटेरियल की फैसिलिटेट करना जो है वो, ई हेल्थ को, ई एजुकेशन को जो है बढ़ावा देना, ई बैंकिंग को, और इंटरनेट एंड अदर सर्विसेज टू रूरल इंडिया को जो है बढ़ावा देना है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जेल लाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो बी स्टेटमेंट ठीक रखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट इंडिया हैज लॉन्च्ड की जगह इसको यहाँ पे, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर हाउ मेनी सेक्टर्स। एक PLI स्कीम है ये। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाता है कि किसी भी सेक्टर की जो प्रोडक्शन होती है उनको रिवार्ड देकर इंक्रीज किया जाता है। तो याद रखें, PLI स्कीम है ये, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो वो कितने सेक्टर्स के लिए अभी मंजूर की गई है, 13 सेक्टर्स के लिए जो उसमें मंजूरी दी गई है। मैक्सिमम आपको याद रखना है कि टेक्सटाइल सेक्टर भी है जो इसमें आपको देखने को मिलता है, और ड्रोन इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आपको 13 सेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत के तहत इन सेक्टर्स को, 13 सेक्टर्स को। तो आपको टेक्सटाइल सेक्टर के तहत याद रखना है कि कितना बजट दिया गया है, 10,683 करोड़ जो इसके तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत जो दिया गया है, और 120 करोड़ जो है आपका ड्रोन इंडस्ट्री को दिया गया है। तो इतना याद रखना है आपको। तो वो 13 सेक्टर के लिए जो है दिया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो PLI स्कीम जो है टेक्सटाइल के लिए दिया तो गया है, क्यों दिया गया है, ताकि हम जो मैन मेड जो फाइबर है, हाई वैल्यू का फैब्रिक्स जिससे बनता है, गारमेंट्स जिससे बनते हैं, या टेक्निकल जो आपकी टेक्सटाइल्स होते हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनकी प्रोडक्शन को जो है प्रमोट किया जा सके। इतना आपको याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है
वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ये याद रखना है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल है आपका आर्टिकल 76। बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आपका कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर के अप कहने पर। ठीक है, और ये याद रखना है कि पार्लियामेंट में जो है ये क्वेश्चन कर सकता है, वहाँ पे जो है वो बातचीत कर सकता है, प्रोसीडिंग्स में जो है वो भाग ले सकता है, लेकिन ये पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकता। ये भी आपको याद रखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना आपको याद रखना। तो वो आर्टिकल 76 के तहत जो आता है। आर्टिकल 148 के तहत जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जनरल जो है वो आता है। कैग कैग जो है वो अपनी पार्लियामेंट में रिपोर्ट सौंपता है, लेकिन उससे पहले जो कैग जब रिपोर्ट सौंपता है तो ये रिपोर्ट कौन पढ़ता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो पढ़ती है, याद रखना है। ठीक है, पीएससी जिसको बोलते हैं। तो कैग हैं हमारे जीसी मुर्मू, और अटॉर्नी जनरल है आपके के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, ये याद रखना है। आर्टिकल 164 के तहत जो आपके काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, या फिर बोला जाए तो चीफ मिनिस्टर को जो है अपॉइंट किया जाता है। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, सॉरी, गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ जो है स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट जो है अपॉइंट करता है, याद रखना है। और आर्टिकल 3 के तहत क्या है? याद रखो कि किसी भी स्टेट को फॉर्म किया जा सकता है दूसरे स्टेट को अल्टर करके, तोड़कर। ठीक है, स्टेट्स का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आपका किस में आता है? आर्टिकल 76 में आता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द पावर ऑफ पार्डन ऑन द प्रेसिडेंट? देखो, प्रेसिडेंट के पास माफ करने की जो पावर्स होती है। मान लो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो किसकी जो किसी को जो फांसी की सजा दे दी, किसी को उम्र कैद की सजा दे दी, तो वो कम कर सकता है। ठीक है, वो कम कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पावर ऑफ पार्डन उसको बोलते हैं। तो वो किस आर्टिकल के तहत है आपका? वो आर्टिकल 72 के तहत है। किसके तहत है? आर्टिकल 72 के तहत। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो, गवर्नर के पास भी ये पावर होती है, तो वो आर्टिकल 161 के तहत है, याद रखना है। आर्टिकल 58 के तहत जो है प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन आती है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन आती है। ठीक है, और आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट आता है प्रेसिडेंट के ऊपर, इम्पीचमेंट आता है प्रेसिडेंट के ऊपर, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स, जस्ट अ सेकेंड, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव बाइकैमरल सिस्टम? कितने स्टेट्स में बाइकैमरल सिस्टम है? मतलब कि वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा है। तो याद रखना है कि 6 स्टेट्स में है अभी फिलहाल के तौर पे। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। ठीक है, इन स्टेट्स में है बाइकैमरल सिस्टम। तो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है अभी। ठीक है, याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में भी था पहले, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर को जो आपको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो अब उसमें वहां पर नहीं है, याद रखना है। तो यूनियन टेरिटरीज कितनी है आपकी? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। और याद रखिएगा कि कितनी सीटें हिमाचल प्रदेश में? विधानसभा की 68 सीटें हैं, और यूनिकैमरल सिस्टम है हिमाचल प्रदेश में। और याद रखना है कि वहाँ से जो लोकसभा के 4 मेंबर आते हैं हिमाचल प्रदेश से, और राज्यसभा के जो 3 मेंबर आते हैं। टोटल राज्यसभा में जो आपके कितने मेंबर होते हैं? 250 होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के तौर पे जो 245 हैं। कितने? 245 हैं, याद रखना है। और आपको याद रखना है कि जो आपके लोकसभा मेंबर होते हैं वो 545 होते हैं। ठीक है, जिसमें 543 पर इलेक्शन होता है और 2 जो है वो चुन कर आते हैं प्रेसिडेंट से, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, मनी बिल इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो मनी बिल है वो किस आर्टिकल में है? याद रखिए, आर्टिकल 110 में है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मनी बिल जो है वो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में जो नहीं जाता है। अगर जाता भी है तो वो, अगर कोई अमेंडमेंट भी करते हुए हैं तो उसको नहीं माना जाता है, याद रखना है। लोकसभा में जो पास किया जाता है, और
ये याद रखना है, राज्यसभा में तभी जाता है जब जो लोकसभा का स्पीकर है वो उसको ऑथराइज करता है। ठीक है, ये याद रखना है। आर्टिकल 63 के तहत हम याद रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति करते हैं। और याद रखना आर्टिकल 155 के तहत गवर्नर की जो है नियुक्ति होती है, गवर्नर की नियुक्ति होती है। और आर्टिकल 93 के तहत जो याद रखना है डिप्टी जो स्पीकर होता है या स्पीकर होता है लोकसभा का, उसकी नियुक्ति होती है। तो मनी बिल आते हैं आपके 110 आर्टिकल में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे, तो आपको ये किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।